everyone, welcome to Tableau's Chemistry। और आज का वीडियो में हम लोग समाधान सीरीज का थर्ड लेक्चर लेके आए हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि इस तरीके से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट नहीं किया था, बट उसको समझने के लिए वेपर प्रेशर और इन सब चीज़ों को हम समझ रहे थे। तो आज जो सॉल्यूशन का पार्ट हम लोग करेंगे उसमें क्या है कि सॉलिड सॉल्यूट और लिक्विड सॉल्वेंट, मतलब ओवरऑल लिक्विड सॉल्यूशन है, बट यहाँ पे सॉल्यूट क्या है, सॉलिड सॉल्यूट है, और उसका क्या इम्पैक्ट होता है वेपर प्रेशर में। तो इसको पढ़ने के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस तरीके से इम्पैक्ट होता है सॉल्यूट के एडिशन से। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज के वीडियो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एनसीईआरटी से हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इन सॉलिड्स इन लिक्विड। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है, इसमें बताया गया है कि अनदर इंपॉर्टेंट क्लास सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है, फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, जैसे वही बताया ना शरबत के एग्जांपल के, इसमें कुछ शुगर दिया हुआ है या फिर ग्लूकोज दिया हुआ है, यूरिया दिया हुआ है। ठीक है, ये सारी चीजें दी गई है एज ए सॉल्यूट। और इन सॉल्यूट्स को, ठीक है, इन सॉल्यूट्स को ये लोग सॉलिड फॉर्म है, इनको जब आप क्या कर रहे हैं, डिजोल्व कर रहे हैं वाटर में, ठीक है, या आयोडीन या सल्फर, जो भी इसमें भी डिजोल्व कर रहे हैं आप इसको, जैसे सल्फर डिजोल्व हुआ इसमें कार्बन डाइसल्फाइड। ठीक है, और तो ये सब कैसा सॉल्यूशन बनाएगा, सारा का सारा लिक्विड सॉल्यूशन बनाएगा, बट यहाँ पे सॉल्यूट जो है वो कैसा सॉलिड नेचर का है। सम फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ दिस सॉल्यूशन आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब क्या बताया जा रहा है कि जैसे मान लो वाटर है, ठीक है, वाटर में यदि आप शुगर ऐड कर दे रहे हो, तो ये वाटर शुगर का जो प्रॉपर्टी था, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी, और प्योर वाटर का जो फिजिकल प्रॉपर्टी था, वो दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा। समझ पा रहे हो, जैसे आप चीनी ऐड कर दिए उसमें, तो उसके उसके कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट तो होंगे जो पहले प्योर वाटर के तो होंगे। ठीक, जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी, एक फिजिकल प्रॉपर्टी है जैसे वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर के बारे में बोला जा रहा है कि वेपर प्रेशर में चेंज आएगा जब आप कोई सॉल्यूट ऐड कर देते हैं किसी प्योर सॉल्वेंट में। तो ठीक है, पहले प्योर सॉल्वेंट था तो उसका वेपर प्रेशर कुछ और होगा, जब आप उसमें कुछ सॉल्यूट ऐड करते हैं तो उसका वेपर प्रेशर कुछ और होगा। If a liquid at a given temperature vaporize and under equilibrium condition, the pressure exerted by vapors of the liquid over the liquid phase is called vapor pressure। क्या बताएगा वेपर प्रेशर एक्चुअल में बोलते हैं किसको? इसमें बोला जा रहा है कि जो लिक्विड होता है वो एक गिवन टेम्परेचर पे क्या करता है, वेपराइज करता है। ठीक है, वेपर्स, उसके वेपर्स बनते हैं, और वेपर बनने के बाद क्या होता है कि वो वेपर जो है वो एक प्रेशर एक्सर्ट करता है लिक्विड फेज के ऊपर। ठीक है, जैसे मान लो ये लिक्विड है, सॉल्वेंट है, अब इस सॉल्वेंट से वेपर्स बन रहे हैं, और ये वेपर्स आके ये प्रेशर लगाएंगे लिक्विड फेज के ऊपर, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर बोलते हैं। ठीक, अब इसमें क्या बताया कि जो प्योर लिक्विड है, इन अ प्योर लिक्विड द एंटायर सरफेस इज ऑक्यूपाइड बाय द लिक्विड्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड। मतलब जैसे ये प्योर सॉल्वेंट है, तो प्योर सॉल्वेंट का जो सरफेस है, देखो ये कवर है इसी के मॉलिक्यूल से, समझ पा रहे हो, इसी के मॉलिक्यूल से इसका पूरा सरफेस क्या है, कवर्ड है। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है कि यदि ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू द सॉल्वेंट टू गिवन सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसमें क्या बोला जा रहा है कि अब इसमें मान लो ये जो ग्रीन वाला देखो ना, ग्रीन जो है ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। सॉल्यूट कैसा है, नॉन वोलेटाइल। कल बताया था कि वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल क्या होता है। तो वोलेटाइल मतलब जो वेपर्स फॉल नहीं हो गया, जैसे वोलेटाइल सॉल्यूट में क्या आएगा, जैसे तुम्हारा नेपथलीन बॉस है ना, डामर गोली बोलते हैं, वो सब क्या है, वो सब है वोलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, वो वोलेटाइल हो जाएगा, उसको रखते हो कुछ टाइम के बाद वो खत्म हो जाता है। लेकिन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट में क्या आएगा, सॉल्ट आएगा, NaCl। NaCl हमेशा रख दोगे तो रखा ही रहेगा। ठीक है, तो इसमें तुम कुछ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हो तो क्या होता है कि जो वाटर का सरफेस पहले, या फिर कोई सॉल्वेंट का सरफेस जिसका पहले सरफेस उसी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल से कवर्ड था, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, सॉल्यूट भी आ जा रहा है। ठीक है, तो इसमें इफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू ए सॉल्वेंट टू ए गिवन सॉल्यूशन, द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज सोनली फ्रॉम द सॉल्वेंट अलोन। ठीक है, इसमें क्या बताया जा रहा है कि वेपर, यदि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया गया है सॉल्वेंट में, तो क्या होगा, जो वेपर प्रेशर बन रहा है, देखो यहाँ पे वेपर प्रेशर बन रहा था, तो यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट था, तो ऑफकोर्स प्योर सॉल्वेंट है, तो जो वेपर प्रेशर होगा, वेपर में भी सॉल्वेंट के ही मॉलिक्यूल्स होंगे। समझ पा रहे हो कि ये जो वेपर प्रेशर है ना, वेपर प्रेशर यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल में सिर्फ उसी लिक्विड के कारण होंगे। लेकिन जब आप यहाँ पे सॉल्यूट ऐड किए हो, और सॉल्यूट कैसा है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो यहाँ पे भी जो वेपर बनेगा वो भी सिर्फ प्योर लिक्विड के कारण ही बनेगा। ठीक है,
सॉल्वेंट के कारण बनेगा। अब इसमें बताया जा रहा है कि दिस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एट ए गिवन टेम्परेचर इज फाउंड टू बी लोअर देन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एट द सेम टेम्परेचर। अब क्या बोला जा रहा है कि यहाँ जब आप सॉल्यूट ऐड कर चुके हैं, ठीक है, तो सॉल्यूट ऐड करने के बाद जो वेपर प्रेशर बनेगा इस सॉल्वेंट का, ठीक है, वो भी प्योर सॉल्वेंट के कारण बनेगा, ये तो समझ गए। लेकिन पहले जो वेपर प्रेशर ज्यादा हुआ करता था, उस वेपर प्रेशर से कम वेपर प्रेशर यहाँ पे बनेगा सॉल्यूट ऐड करने के बाद। आप देख सकते हो कि यहाँ पे वेपर प्रेशर में 3 में से 2 8 मतलब 8 वेपर्स दिखाए गए, मतलब 8 मॉलिक्यूल्स दिखाए गए वेपर प्रेशर में। बट यहाँ पे क्या है, 4 है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूट आपने ऐड कर दिया है, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है कि इन इन द सॉल्यूशन द सरफेस हैज बोथ सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट सरफेस। सॉल्वेंट जब था तो वहां पे सरफेस पे सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स थे, लेकिन जब सॉल्यूशन बन गया तो सरफेस में क्या है, सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल भी है। तो इससे क्या हो रहा है, फ्रैक्शन ऑफ द सरफेस कवर्ड बाय द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल गेट रिड्यूस। मतलब फ्रैक्शन यहाँ पे तुम देख रहे हो ना कि जो सरफेस था पहले सॉल्वेंट से ही घटा कवर था, अब इसमें सॉल्यूट भी ऐड हो गया है, तो जो सरफेस था वो डिक्रीज हो गया है। जो सॉल्वेंट का सरफेस पहले ज्यादा था यहाँ पे, अब सॉल्वेंट का सरफेस क्या हो गया, कम हो गया। तो इससे क्या होगा कि नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल स्केपिंग फ्रॉम द सरफेस इज करस्पॉन्डिंगली रिड्यूस्ड। मतलब अब यहाँ से जो मॉलिक्यूल पहले ऊपर वेपर में जाते थे वो भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। पहले ज्यादा मॉलिक्यूल ऊपर जा रहे थे वेपर फेज में, अब यहाँ पे क्या है, कम मॉलिक्यूल वेपर फेज में जाएंगे, ठीक है। और इसी कारण से क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर भी घट जाएगा। तो ये कंसेप्ट आप समझ गए कि किस तरीके से सॉल्यूट को ऐड करने से सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कम हो जाता है, बशर्ते सॉल्यूट कैसा होना चाहिए, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होना चाहिए। अब इसमें क्या बताया गया कि डिक्रीज इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डिपेंड्स ऑन क्वांटिटी ऑफ नॉन वोलेटाइल। मतलब देखो, क्वांटिटी ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पे ही सॉल्यूट डिपेंड कर रहा है। क्वांटिटी ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स नेचर। उसके नेचर से मतलब नहीं है, क्वांटिटी से मतलब है, ठीक है। जैसे डिक्रीज इन वेपर प्रेशर, यदि वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है वाटर का, ठीक है, 1 मोल सुक्रोज डालने से, तो 1 kg वाटर में यदि आप 1 मोल सुक्रोज डाल दे तो जितना वेपर प्रेशर घटेगा ना, नियरली सिमिलर ही उतना ही डिक्रीज होगा जब आप 1 मोल यूरिया डाल दे रहे हो। उससे मतलब नहीं है सुक्रोज का नेचर क्या है या फिर ग्लूकोज का नेचर क्या है, यूरिया का नेचर क्या है, उससे मतलब नहीं है। यहाँ पे क्वांटिटी से मतलब है, 1 मोल यूरिया डाला, 1 मोल सुक्रोज डाला, तो 1 मोल के बारे में बताया था कि 1 मोल 6.02 × 10⁻23 इंटिटी होता है। तो इतना इंटिटी आपका ऐड हो गया तो सेम अमाउंट ऑफ वेपर प्रेशर में डिक्रीज आएगा सेम टेम्परेचर पे, ठीक है। टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है, तो ये बात आप समझ गए हैं। अब इसमें थोड़ा सा रॉल्स लॉ आता है। देखो, रॉल्स लॉ इसलिए बार बार बोल रहा हूँ ना कि मे भी यदि कभी पूछ रहे तो तुम ऐसा मतलब मत देखो कि मतलब पता ही नहीं है, तो समझ पा रहे हो। तो रॉल्स लॉ बोल सकते हैं कि एनी और एनी सॉल्यूशन द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ इच वोलेटाइल कंपोनेंट तो सॉल्वेंट है, तो वो किस पे डिपेंड करेगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन पे। जैसे मान लो वाटर वोलेटाइल था, तुम अभी सॉल्यूशन बनाए, उसमें सॉल्यूट ऐड किए और सॉल्वेंट ऐड किए, तो वोलेटाइल कौन था, सॉल्वेंट था। तो सॉल्वेंट जब वोलेटाइल था तो जो पार्शियल प्रेशर निकालना होगा, पार्शियल प्रेशर मतलब सॉल्यूशन का पार्शियल प्रेशर जो होगा, ठीक है, सॉल्यूशन के कारण, वो किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा मोल फ्रैक्शन पे, सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। देखो, अब जैसे यहाँ पे इसको और अच्छे से समझाया जा रहा है कि मान लो तुम्हारे पास कोई बाइनरी सॉल्यूशन मतलब जिसमें एक सॉल्यूट हो और एक सॉल्वेंट हो। अब इसमें बोला जा रहा है सॉल्वेंट को तुम 1 से डिनोट किए हो, सॉल्वेंट को 1 से डिनोट कर रहे हो और सॉल्यूट को 2 से डिनोट कर रहे हो। तो सॉल्यूट कैसा है, नॉन वोलेटाइल है। तो द ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन वेपर फेज, ठीक है। ये तो तुम समझ गए कि सॉल्वेंट ही सिर्फ वोलेटाइल है, तो वेपर फेज में कौन जाएगा, सॉल्वेंट ही जाएगा। तो इसलिए बोला गया एंड कंट्रीब्यूट टू वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर में कौन कंट्रीब्यूट करेगा, सॉल्वेंट ही कंट्रीब्यूट करेगा। तो आप बोला जा रहा है कि P1 को कंसीडर कर लो पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर, ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, मतलब सॉल्वेंट में से जो वेपर प्रेशर बन रहा है उसको P1 बोल दिए। और x1 क्या है, मोल फ्रैक्शन है, किसका, x1 है मोल फ्रैक्शन है, x1 है मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का, ठीक है। मतलब जो तुम सॉल्यूशन बनाए उसमें x1 मोल फ्रैक्शन है सॉल्वेंट का और x2 मोल फ्रैक्शन है सॉल्यूट का, ठीक है। तो अब जब देखो कि वेपर प्रेशर यहाँ पे बन रहा है, तो ये जो वेपर प्रेशर बन रहा है वो किसके कारण बन रहा है, सॉल्वेंट के कारण बन रहा है। तो सॉल्वेंट के कारण जो वेपर प्रेशर बन रहा होगा और जो पार्शियल प्रेशर होगा सॉल्वेंट का, तो उसको कैलकुलेट करना है। तो रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग बोला गया है कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के। तो सॉल्वेंट का पार्शियल प्रेशर किसके प्रोपोर्शनल होगा, मोल फ्रैक्शन के। ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे, इक्वल टू लाओगे तो एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है। तो ये कांस्टेंट क्या है, प्योर स्टेट। मतलब जब सॉल्वेंट प्योर स्टेट में था तो उसका क्या खुद का प्रेशर था, पार्शियल प्रेशर या फिर जो भी प्रेशर था,
वो उसको P01 से डिनोट किया गया है। ठीक है, जब अकेला सॉल्वेंट था अकेला, तो ये क्या प्रेशर जनरेट कर रहा था, उसको P01 बोला गया है। ठीक है, और जब इसमें तुम मिक्स कर दिए सॉल्यूट को, और सॉल्यूट मिक्स कर दिए, उसके बाद जो इसका प्रेशर आ रहा है उसको P1 बोला गया है। ठीक है, और ये P1 को बताया गया है कि इसका मोल फ्रैक्शन, मतलब सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन इनटू जो इसका स्टार्टिंग वाला मतलब प्रेशर था वो, तो इससे तुम्हें पता चल जाएगा। अब इसमें बताया गया प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, अब इसमें प्लॉट बनाया है, स्ट्रेट लाइन आ गया। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि किस तरीके से सॉल्यूट के एडिशन से तुम्हारा क्या होता है, वेपर प्रेशर में कमी आती है। वेपर प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होता है, किसका, सॉल्यूट मतलब सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जो नेचुरली था, जब कोई सॉल्यूट ऐड नहीं किए थे तो उसका वेपर प्रेशर कुछ और था, जब तुमने उसमें कुछ और सॉल्यूट ऐड कर दिया तो उसका वेपर प्रेशर कुछ और हो गया। ठीक है, अब हम लोग आते हैं मेन जो हम लोग को पढ़ना है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। देखो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो पहला, इतना इतना आपको बैकअप देने का मतलब ये था कि आपसे जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिस्कशन किया जाए तो उसमें यही है, क्योंकि पहला जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ना अपने पास, वो यही है। देखो, चार तरीके के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बताए गए हैं। ठीक है, तो पहला जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट क्यों होगा, क्योंकि आप इसमें कुछ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दे रहे हैं। देखो लिखा है कि द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू ए वोलेटाइल सॉल्वेंट। ये आपको क्लियर है। देयर आर मेनी प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन व्हिच आर कनेक्टेड विद द डिक्रीज इन वेपर प्रेशर। ठीक है, तो इस वेपर प्रेशर से रिलेट करके बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करने से। तो उन्हीं प्रॉपर्टीज को हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो पहला प्रॉपर्टी है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। दूसरा है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। तीसरा है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। और फोर्थ है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो ये चार बेसिकली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। इसके बारे में क्या लिखा हुआ है, देखो, ऑल दिस प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट। ये किस पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड कर रहा है ये चारों प्रॉपर्टी, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर रिलेटिव टू द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। ठीक है, इसके नेचर से कोई मतलब नहीं है कि इतना अमाउंट सॉल्यूट ऐड हुआ, बस उससे मतलब है। तो ऐसे प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब ऐसे प्रॉपर्टी जो क्या है कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करे, ना कि उसके नेचर पे। ठीक है, क्वांटिटी मैटर कर रहा है यहाँ पे, क्वालिटी नहीं। हाँ, ठीक है, देखो 1.6.1 पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसका बैकअप आपको पता है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन इज लेस देन द प्योर सॉल्वेंट। सही बात है कि जो प्योर सॉल्वेंट है उससे वेपर प्रेशर क्या होता है, कम होता है। ठीक है, किसका, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जब भी मेजर करोगे तो वो कम होगा प्योर सॉल्वेंट से। ठीक है, प्योर सॉल्वेंट का मान लो 100 है तो सॉल्यूशन का 80 हो सकता है, 60 हो सकता है, बट कभी 100 नहीं होगा। ठीक है, अब रॉल्स लॉ के हिसाब से एक रिलेशन भी आया था, इसमें ये क्या बोलता है कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिपेंड करता है किस पे, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ देयर आइडेंटिटी। ठीक है, इसमें क्या बोल रहे हैं कि रॉल्स लॉ बोल रहे हैं कि जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है वो किस पे डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, कितना सॉल्यूट आप ऐड किए हो। क्योंकि यदि ज्यादा सॉल्यूट ऐड करोगे तो मोल फ्रैक्शन किसका होगा, घटेगा, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कम होगा, सॉल्यूट ऐड करोगे तो। जैसे मान लो तुम सॉल्यूट कुछ भी ऐड कर रहे हो तो दोनों का मोल फ्रैक्शन का सम क्या होगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का 1 होगा। तो यदि सॉल्यूट ज्यादा ऐड करोगे तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन अपने आप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि वेपर प्रेशर भी ज्यादा सॉल्यूट ऐड करोगे तो वेपर प्रेशर पे क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखो ये बताया जा रहा है कि द इक्वेशन वो ऊपर पढ़े थे 1.20, इसमें क्या ये रिलेशन आया था आप लोग का कि जो नया प्रेशर होगा सॉल्वेंट का या सॉल्यूशन का वो कैसा होगा, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट मतलब सॉल्वेंट और उसका जो प्योर स्टेट में प्रेशर था उस वेपर प्रेशर से रिलेट की। ठीक है, अब इसमें बोला जा रहा है रिडक्शन इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, मतलब वेपर प्रेशर जो कम हो रहा है, घट रहा है। ठीक है, उसको हम लोग डेटा P1 से डिनोट कर रहे हैं। मतलब इनिशियली क्या था, P1 था, सॉरी P01 था, और सॉल्यूट ऐड करने के बाद क्या बन गया, P1 बन गया। ठीक है, इनिशियली इसका सॉल्व पेपर प्रेशर क्या था, P01, और सॉल्यूट ऐड करने के बाद क्या हो गया, P1 हो गया। तो ये P1 का वैल्यू जो है वो कम होगा P01 से। ठीक है, P1 मतलब P1 का जो वैल्यू होगा इससे बड़ा P01 होगा। समझ पा रहे हो, तो डेल्टा P1 निकाल रहे हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं जो इनिशियली सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर था
और अब ये किसका वेपर प्रेशर है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, दोनों को सेपरेट कर दी। तो पी नॉट वन की जगह पी नॉट वन लिखे हैं और पी वन की जगह पे ये वाला जो आया है तुम्हारे पास फॉर्मूला पी नॉट वन इंटू एक्स वन इसको लिख दिया, ठीक है। तो देखो यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा, पी नॉट वन कॉमन आ गया। अब यहाँ पे क्या होगा, वन माइनस एक्स वन, वन माइनस एक्स वन किसको डिनोट करेगा, जैसे एक्स वन प्लस एक्स टू क्या था, एक्स वन प्लस एक्स टू इक्वल टू वन था, तो वन माइनस एक्स वन किसको बताएगा, एक्स टू को बताएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को बता रहा है, समझ पा रहा है। तो एक्स टू क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो चेंज इन वेपर प्रेशर, देखो रिडक्शन इन वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर का जो चेंज हो रहा है वो किसके बराबर हो रहा है, ये हो रहा है बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इनटू इनिशियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का जो ओरिजिनल प्रेशर था वेपर प्रेशर उसके बराबर हो जा रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या बोला जा रहा है, इन ए सॉल्यूशन कंटेनिंग सेवरल नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है, एक सॉल्यूशन है जिसमें बहुत सारा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, जैसे अभी हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन का बात कर रहे थे उसमें सिर्फ एक सॉल्यूट था, बट कोई ऐसा सॉल्यूशन तुम्हें दिया जाए जिसमें एक से अधिक सॉल्यूट एडेड है, तो उसमें क्या होगा कि जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है ना, देखो ये लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है जहाँ पे डेल्टा पी बता रहे हैं, ये रिलेटिव लोअरिंग नहीं है अभी, ठीक है। तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करेगा, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ डिफरेंट सॉल्यूट। यदि मान लो गेट के एग्जाम में आपसे पूछा गया कि एक ऐसा सॉल्यूशन बनाया गया है जिसमें कुछ और भी सॉल्यूट्स ऐड है, ठीक है, दो तीन सॉल्यूट एडेड है, सबका मोल फ्रैक्शन दे दिया X1 X2 X3 इस तरीके से, और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कुछ और दे दिया, ठीक है। तो आपको यदि निकालना होगा ये रिलेशन, तो कैसे निकालोगे, लोअरिंग वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, X2 यदि X2 प्लस X3 प्लस X4 जितने सॉल्यूट है ना, सारे सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन को सम करोगे, उसको इनिशियल सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये बात यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है। देखो अब ये वाला जो इक्वेशन था, इस इक्वेशन को और किस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पे डेल्टा पी वन है, ठीक है, ये क्या है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इसको डिवाइड कर दे रहे हैं सॉल्वेंट के ओरिजिनल वाले वेपर प्रेशर, ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को डिवाइड कर दे रहे हैं सॉल्वेंट के ओरिजिनल वेपर प्रेशर पे, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, डेल्टा पी वन का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, पी नॉट वन माइनस पी वन, क्योंकि ये इनिशियल था और ये हो गया सॉल्यूशन बनने के बाद का वेपर प्रेशर, डिवाइड कर दिया इसको पी नॉट वन थे, तो यहाँ इस तरफ इक्वल टू में क्या बचेगा, एक्स टू बचेगा। ट्रिपल कुछ नहीं किया, इस पी नॉट वन को यहाँ डिनोमिनेटर में ले आए, ठीक है। अब यहाँ इस तरफ क्या बच जाएगा, एक्स टू, और उसके बाद डेल्टा पी को एक्सप्लेन कर दे, तो ये सीधा बोला जा रहा है कि ये वाला जो टर्म तुम्हारा आया है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। देखो अभी बताया जाएगा यहाँ पे, द एक्सप्रेशन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, मतलब ये वाला जो एक्सप्रेशन है तुम्हारा, इसको क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन मेंशन्ड इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये किसके बराबर आता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर। और सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कैसे निकालता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन जितना मोल्स है सबको ऐड कर दो, तो N2 बाई N1 प्लस N2, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब क्या बोला जा रहा है कि N1 और N2 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूट, और सॉल्वेंट और सॉल्यूट का मोल्स है। तो इसको कैसे बताया जा रहा है कि मान लो फॉर डाइल्यूशन, यदि डाइल्यूट सॉल्यूशन है, बहुत ज्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन है, तो उसमें क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कम होगा, समझ पा रहे हो। कि डाइल्यूट सॉल्यूशन मतलब क्या होगा कि सॉल्वेंट का अमाउंट बहुत बढ़ गया है और उसके कंपैरिजन में सॉल्यूट बहुत कम है, तो N2 का वैल्यू बहुत छोटा हो जाएगा, N1 का वैल्यू बहुत बड़ा होगा। तो हम लोग डिनोमिनेटर में N2 को क्या कर रहे हैं, नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं, इग्नोर कर दे रहे हैं, समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेम इक्वेशन है, बस यहाँ से N2 को हटा दो, क्योंकि N2 का अमाउंट बहुत कम है, तो N2 बाई N1 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो N2 बाई N1 सिर्फ मोल तक, सिर्फ मोल का रेशियो हो गया, तो अब इसमें मोल का फॉर्मूला लिख दो, N2 के लिए क्या लिखो, गिवन मास बाय मोलर मास, ठीक है, और N1 के लिए गिवन मास बाय मोलर मास। तो सॉल्वेंट का मोल और सॉल्यूशन का मोल्स का रेशियो, मतलब सॉल्यूट का मोल डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट का मोल कर दोगे, तो भी तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आएगा। किस कंडीशन में, जब सॉल्यूशन तुम्हारा बहुत ज्यादा डाइल्यूट हो, ठीक है। अब यहाँ पे बता गया W1 W2 क्या है, गिवन मास है सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का। M1 M2 क्या है, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट का। W1 है सॉल्वेंट के लिए और W2 है सॉल्यूट के लिए, और M1 है सॉल्यूट के लिए और M2 है सॉल्वेंट के लिए, ठीक है। उल्टा बोल दिया, M1 है तुम्हारा सॉल्वेंट के लिए और M2 है सॉल्यूट के लिए, M2 क्या है, सॉल्यूट के लिए है, और M1 है सॉल्वेंट के लिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, समझ रहे हो? कि मतलब किस तरीके से सॉल्यूट ऐड किया तो वो हो जाता है तुम्हारा, वो वेपर प्रेशर को डिक्रीज करता है,
और वेपर प्रेशर को डिक्रीज करने से क्या होगा, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो अल्टीमेटली आता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट के बराबर। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर मतलब क्या, मतलब हो गया डेल्टा पी। डेल्टा में मतलब इनिशियली क्या वेपर प्रेशर था और बाद में क्या वेपर प्रेशर हो गया सॉल्यूशन का, मतलब सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इनिशियली क्या था, बाद में क्या हो गया, और उसको जब हम इनिशियल वाले से डिवाइड करते हैं तो वो होता है, वो पूरे टर्म को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पे बोला जा रहा है, मान लो इनिशियली 100 का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का, सॉल्यूट ऐड कर दिए तो मान लो 70 हो गया। और तो ये टर्म यदि तुम ऐसे लिख रहे हो ना, तो ये क्या हो गया तुम्हारा, ये हो गया लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये क्या हो जाएगा, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, कितना लोअर हुआ वेपर प्रेशर। ठीक है, लेकिन जब इसी को तुम 100 से डिवाइड कर दो, क्योंकि इनिशियल क्या था तुम्हारा 100 था, तो इसको 100 से डिवाइड कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा तुम्हारा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और ये इसके बराबर होता है, ये होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, जो तुम सॉल्यूट ऐड किए है उसके मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है। और जब तुम इसमें एक्सेसिव वाटर ऐड कर दोगे या फिर डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है बहुत ज्यादा, तो वो तुम्हारा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ मतलब मोल फ्रैक्शन नहीं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूशन हो जाता है। ठीक है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी सॉल्यूशन नहीं, तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट और नीचे रहेगा और ऊपर क्या रहेगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। इसका रेशियो निकाल लोगे तो भी तुम्हारे पास रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आ जाएगा। किसके लिए, किसके लिए, डाइल्यूट सॉल्यूशन। समझ पा रहे हो। तो आप देखो यहाँ पे एक सिंपल क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन में क्या बताया गया, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजिक दिया हुआ है किसी टेम्परेचर पे, फिक्स टेम्परेचर पे 0.850 बार। ठीक है, अब इसमें कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया गया, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट, तो 0.5 ग्राम है जिसका वेट। ठीक है, और एडेड टू 39 ग्राम ऑफ बेंजीन। ठीक है, नॉन, हाँ सॉलिड वेगिंग 0.5 ग्राम सॉल्यूट ऐड कर दिया गया। ठीक है, 39 ग्राम बेंजीन में। ठीक है, अब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया, 0.85 हो गया, 0.0845। पहले कितना था, 0.850 था इनिशियल, जब प्योर बेंजीन है तो 0.850 था। और जब इसमें सॉल्यूट ऐड कर दिया गया, कितना सॉल्यूट ऐड किए, 0.5 ग्राम सॉल्यूट ऐड किए हैं, तो इसका वेपर प्रेशर कितना हो गया, 0.845। तो अब मोलर मास पूछा जा रहा है सॉलिड सब्सटेंस का। ठीक है, तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन में आता है कि मोलर मास हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे दिया है कि प्योर P01 से हम लोग क्या दिखाते हैं, सॉल्वेंट का प्योर प्रेशर, प्योर वेपर प्रेशर, तो ये यहाँ पे 0.850 आ गया। सॉल्यूट ऐड करने के बाद जो वेपर प्रेशर होगा उसको हम लोग P से दिखाते हैं, तो 0.845 आ गया। मोलर मास बेंजीन का दिया हुआ है, ग्राम ग्राम दिया है, सॉल्यूट जो ऐड किया है उसका वेट दिया हुआ है 0.5 ग्राम, बेंजीन का वेट दिया हुआ है 39 ग्राम। ठीक है, तो अब क्या करना है, सिंपल सा तुम्हें जो फॉर्मूला पढ़े थे N2/N1। ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर किसके बराबर होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन का। ये होता है, देखो डाइल्यूट सॉल्यूशन कैसे बोल रहे, क्योंकि बेंजीन यहाँ पे कितना है, सॉल्वेंट 39 है और उसके कंपैरिजन में सॉल्यूट कितना है, 0.5 है, तो इसलिए ये बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा। और इसमें तुम सॉल्यूट का मोल निकाल दो और सॉल्वेंट का मोल निकाल दो। ठीक है, तो N2 का मोल निकालो कैसे, 0.5, M2 तुम्हें कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये कैलकुलेट गिवन मास बाय मोलर मास हो गया। और यहाँ पे बेंजीन का गिवन मास कितना है, 39, मोलर मास बेंजीन का कितना है, 78। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो इसको डिवाइड कर देंगे, 79 और 38 शायद मल्टीपल है, 2 9 80, 2 3 6, हाँ तो ये 2 के टेबल में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या आएगा, 10 आएगा, तो 5 2 10, तो ये अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे जो रेशियो को लिख दो ये 1/M2 के बराबर होगा। ठीक है, 1/M2 के बराबर होगा। इस M2 को तुम ऊपर भेज दो, तो ऊपर भेज दोगे M2 तो M2 यहाँ पे आ जाएगा। और ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.850 डिवाइडेड बाई इसका सब्ट्रैक्शन, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, 10 से 5 जाएगा तो 5, और 4 से 4 जाएगा तो 0। ठीक है, 8 से 8 जाएगा तो 0, ये आएगा। तो इसका पॉइंट ये कैंसिल हो जाएगा, इसको 5 से डिवाइड दे दो, 5 1 सर 5, 5 से 5। ठीक है, ये कितना बन जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 7 के टेबल में तुम 35 है ना, मतलब 5 के टेबल में 7 टाइम्स में 35 आएगा, 0 तो 0 आ जाएगा, कौन सा 70 ग्राम पर मोल। तो इस तरीके सिंपल क्वेश्चंस आपसे गेट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, बहुत ज्यादा चांस है, क्योंकि गेट एग्जाम में सारे क्वेश्चन हार्ड नहीं पूछते हैं। हमारा मोटिव इस सीरीज का यही है ना कि आपको ये यकीन दिलाना है कि बहुत आसान क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, बशर्ते आपका बेसिक क्लियर है तो।
ठीक है, तो ये पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ लिया, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इससे रिलेटेड सवाल आपको डीपीपी में मिल जाएंगे। डीपीपी 3 हो सके आपने डीपीपी 2 तक सॉल्व कर लिया है। हम लोग जल्दी डीपीपी 2 का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ आपको डीपीपी 3 ही आज आपको मिल जाएगा, जिसमें हम लोग वेपर प्रेशर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है, मतलब रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर से जो क्वेश्चंस है वो वहाँ पे अपलोड करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बने रहें इस सीरीज में। आपको कैसा लग रहा है सीरीज, जो भी फीडबैक है, ठीक है, आप उसको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पर है वहाँ बता सकते हैं, टेलीग्राम चैनल है वहाँ बता सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। मतलब कनेक्शन के लिए ओपन हो हमेशा, हर टाइम पे आप वहाँ पे जो भी फीडबैक है आप बता सकते हैं कि आपका जो डाउट है या क्वेरी है या प्रिपरेशन कैसे करना है, उससे रिलेटेड मेंटरशिप चाहिए, तो वहाँ पे हम अवेलेबल हैं हर टाइम आपको हेल्प करने के लिए। ठीक है, तो उसे उसका आप बेनिफिट लें। ठीक है, अभी कोई चार्ज नहीं है इसलिए, तो आप आराम से इसका बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जो हम लोग पढ़ेंगे वो है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। मिलता है अगले वीडियो में। ठीक है।